सब जानते हैं कि अरशद शरीफ मुहिब वतन था और उसके घर 2 शहादतें थीं। हमें दिखाने पर बोल न्यूज़ को बंद किया गया कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब कतर के वलीअहद का दिया हुआ ब्रीफ केस चंद सौ रुपए में घर ले गए थे। पाकिस्तान का झंडा किसी के हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा, जो जुल्म की दास्तान इन्होंने 25 मई को की, वो हम सब पाकिस्तानियों को याद है। हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जा रहे हैं इमरान खान, उन सबको निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए। अरशद शरीफ की आवाज़ बनना पड़ेगा हम सबको। मुसीबतें उस पर लाई गई। किस तरह आपने देखा कि अरशद शरीफ जो हक और सच की आवाज़ बना हुआ था, जिसको पूरा पाकिस्तान सुन रहा था, जो कह रहा था कि ये किसकी ईमा पर हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपे टांगे का वक्त शुरू हो गया और अवाम हो जाएं तैयार। अब गिरेगी इम्पोर्टेड सरकार। साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लाहौर के लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर के लिबर्टी चौक से दिन 11 बजे किया जाएगा। ये लॉन्ग मार्च चोरों से आज़ादी हासिल करने की जंग है। हम जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पूरे पाकिस्तान से अवाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंसानों का समंदर होगा। सारी कौम को अपील करूंगा कि वो हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलें। इमरान खान बोले कि मुझे कहते हैं कि मुल्क मुश्किल में है, लॉन्ग मार्च ना करें, मगर मुल्क के हालात तो सूरत हाल ऐसी है कि अब अवाम का मुतालबा यही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ निकला जाए। इस्लामाबाद में अदालती अहकामात पर अमल करेंगे। इमरान खान ने कहा कि जब हमें हुकूमत मिली तो मईशत तबाह हाल थी, ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन ख़त्म थे। हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने 3 लॉन्ग मार्च किए, एक बिलावल, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान, जबकि तीसरा मरियम नवाज़ ने किया। हमने कभी किसी लॉन्ग मार्च को नहीं रोका। मरियम नवाज़ का लॉन्ग मार्च क्या था जो गुजर खान में कहीं रह गया था, और उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश और अरकान को पैसे देकर हमारी हुकूमत गिराई गई। मेरे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई। आज मेरे खिलाफ 14 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर अरशद शरीफ के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि क्या वो मुल्क दुश्मन था। सब सहाफ़ी और कौम जानती है कि वो पाकिस्तान का वफादार था, मगर उसके साथ काबिल अफसोस रवैया बरता गया। सब जानते हैं कि अरशद शरीफ मुहिब वतन था और उसके घर 2 शहादतें थीं। उसे डराया गया कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। हमें दिखाने पर बोल न्यूज़ को बंद किया गया। समी इब्राहिम को बदनाम करने की कोशिश की गई। मुल्क के नामवर डाकू अपने केसेस माफ़ करवाना शुरू हो गए। नैब ने तरामीम की और हर तरमीम में एक एक डाकू बचता है। अपनी करप्शन बचाने के लिए नैब कवानीन में तरमीम की गई। इस पर प्रोग्राम में मज़ीद बात होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की। आज एक बात तो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि इस मुल्क के इक़्तिदार पर जो लोग काबिज़ हैं वो सिर्फ नाअहल और नालायक ही नहीं बल्कि इंतहाई बेहिस, संगदिल और कमज़र्फ भी हैं। वो शख्स जो एक सहाफ़ी था, उसको इनकी हुकूमत आने के बाद मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान छोड़कर जब वो दुबई गया तो उसको दुबई से निकालने के लिए दबाव डाला गया और फिर कीनिया में कत्ल करवा दिया गया। पाकिस्तान का एक टॉप का सहाफ़ी जिसकी शहादत पर पूरी दुनिया में शोर बरपा है, लेकिन अगर कोई आँख बंद करके बैठा है तो वो हमारे मुल्क का हुक्मरान तबका है। ये वो अरशद शरीफ है जिसके वालिद और भाई भी इस वतन पर जान कुर्बान कर चुके हैं। ये वो अरशद शरीफ है जिसकी शहादत की वजह सिर्फ सच का साथ देना था, और होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत वतन के इस बहादुर शहीद को पूरे एजाज़ के साथ लाकर इसकी तदफीन करती। मगर अरशद शरीफ की मौत पर मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि मैं इस नफ़रत का इजहार करूँ जो मरियम नवाज़ ने किया। जिस शख्स की शहादत पर मरियम नवाज़ ने ये जहर उगला है, उस अरशद शरीफ ने मरियम नवाज़ की वालिदा की वफ़ात पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ कैसे किया था। ज़रा चलाइएगा टीम क्लिप, देखिएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब मरियम नवाज़ की बीमारी पर भी ये अरशद शरीफ था जो इनके लिए खैर आफ़ियत की दुआएं कर रहा था। ना सिर्फ अरशद शरीफ बल्कि उनकी अहलिया ने भी मरियम नवाज़ की वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। ये होता है ज़र्फ़। मुखालिफत में इंसान इंसानियत को नहीं छोड़ता। किसी भी मज़हब में मरे हुए इंसान का तमस्खुर उड़ाना
उस पर जुमले कसना सही नहीं समझा जाता, बहुत गलत समझा जाता है। और मरियम नवाज तो खुद को दुख्तर मशरिक, मादरे मिल्लत और इस कौम की लीडर कहलवाती हैं। क्या एक लीडर की इखलाकी हैसियत इतनी छोटी होती है, इतनी पस्त होती है? ज़रा बताइएगा। क्या एक लीडर के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत भी नहीं होती कि वो अपने मुखालिफ की मौत पर दो बोल हमदर्दी के बोल सके? और मरियम नवाज की जमात की तो हुकूमत है इस वक्त। ये कैसी हुकूमत है? जिस शख्स की मौत का जवाब देना है, जिस शख्स के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का जवाब देना है, जिस शख्स के खून के धब्बे इस वक्त हुकूमत वक्त के दामन पर हैं, वही हुकूमत में बैठे इस कदर इखलाकी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं कि अरशद शरीफ की मौत पर भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, वक्त एक जैसा नहीं रहता। याद रखिए कि आज जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आज हुकूमती सतह पर अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जिस कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया जा रहा है, उस पर कहना बनता है कि बातों बातों में खराफात पर आ सकता है। जो भी कम ज़र्फ़ हो औकात पर आ सकता है। इतना मगरूर ना बन, सामने तारीख भी रख, बांटने वाला भी खैरात पर आ सकता है। तो ये रवैया है मरियम नवाज के। इस ट्वीट से जाहिर होता है कि मरियम नवाज किस कदर बदले की आग से भरी हुई हैं। मरियम नवाज का ट्वीट इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, जो उनकी ज़हनियत की भी अक्कासी करता है। और मरियम नवाज को फौरी तौर पे इस ट्वीट को ना सिर्फ डिलीट करना चाहिए, बल्कि इस पे शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ के अहले खाना से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर अफवाज पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा है, जिसमें अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई। ख़त में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है, जिस पर हुकूमत ने वाक़ये के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का फ़ैसला किया है, जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के फाजिल जज साहिब करेंगे। और इस जुडिशल इंक्वायरी की तहकीकात और रिपोर्ट में तो यकीनी तौर पर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ की हलाकत को जिस तरह कीनिया की पुलिस शनाख्ती गलती का नतीजा करार दे रही है, उस पर कीनिया के ही मुकामी मीडिया ने कई सवालात उठा दिए हैं। क्या कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की? तो इसके सबूत कहाँ पर है? क्या कार सवारों ने हुक्म मानने से इनकार किया? तो इसके सबूत और शवाहिद कहाँ पर है? और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो कीनिया के मकामी मीडिया ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे उठाया है, वो ये है कि अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने निशाना क्यों बनाया? कीनिया पुलिस के जिन एहलकारों ने फायरिंग की और जिस तरह से फायरिंग की गई, इससे वाज़ेह होता है कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को टारगेट करके शहीद किया गया। और कीनिया के मकामी मीडिया ने यह सवाल भी उठाया कि गाड़ी के टायरों को नाकारा क्यों ना बनाया गया? पुलिस ने ड्राइवर की बजाय मुसाफिर को क्यों निशाना बनाया? गाड़ी में मुबैना तौर पर की मौजूदगी में पुलिस ने फायर क्यों खोला? ये और इस जैसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब कीनिया पुलिस को देने होंगे। मगर कीनिया के सहाफ़ी क्या कहते हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। जी, सुना आपने। बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ को किस जुर्म की सज़ा दी गई? उनके कातिल कौन थे? उन्हें कहाँ से अहकामात मिले? अरशद शरीफ का खून पाकिस्तानी कौम पर कर्ज है जो रायगा नहीं जाना चाहिए। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कीनिया के मीडिया से इत्तलात मिल रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पर तो सेंसरशिप लगी हुई है। मज़ीद क्या कहा चौधरी साहब ने, सुनिएगा। जी, तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत से मुतासिर महंगाई के बारे अवाम की। आपका ताल्लुक़ मुल्क के किसी भी हिस्से से हो, महंगाई से आप यकीनी तौर पे परेशान होंगे, ऐसा ही है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ कराची से है और के इलेक्ट्रिक नामी माफिया आपको बिजली फराहम करती है, तो महंगाई का ये बोझ आप पर मज़ीद बढ़ जाता है। क्योंकि जिस रफ्तार से कराची वालों के लिए बिजली महंगी की जा रही है और महंगी होती चली जा रही है, अगर यही रफ्तार रही तो ऐन मुमकिन है कि हर घर में एक फ़र्द की कमाई से बिजली के बिलों की अदायगी के लिए मुख्तस करनी पड़ जाए। और शायद अभी भी ऐसा हो रहा होगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची वालों एक बार फिर से बिजली महंगी कर दी गई है। मुल्क के माशी और कारोबारी हब कराची के बिजली सारिफीन के लिए सेमाई जो एडजस्टमेंट की मद में बिजली 12 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट महंगी की गई है।
के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को 14 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर अथॉरिटी ने 31 अगस्त को सेमाई एडजस्टमेंट पर अवामी समात की और नेपरा ने जो डाटा की जांच पड़ताल उसके बाद चौथी सेमाई एडजस्टमेंट जो है उसकी मद में 12 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। और अब बात कर लेते हैं ज़रा मुल्क की सियासत की। तो जनाब, बैरूनी साजिश और मुदाखलत के नतीजे में बनने वाली जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसमें फूट पड़ना शुरू भी हो गई है और इस फूट के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत पर इनके इत्तेहादी एमकेएम पाकिस्तान की नाराज़ी, तहफ़्फ़ुज़ात और बेबसी के बाद अब एक और अपने जो लीगी रहनुमा है उसने हाथ खड़े कर लिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये वफाकी जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जिस पर कहा यह क्या है कि जी इस्तीफ़ा जो है ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया है। और तारड़ साहब ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को भिजवाए गए इस्तीफ़े में कहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बतौर वज़ीर कानून खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर अब वो ज़ाती वजूहात की बिना पर बतौर वज़ीर अपनी खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकते हैं। अब आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ाती वजूहात के पीछे क्या तल्ख़ हक़ाइक़ हैं और वो क्यों इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, ये भी बड़ी जल्दी वाज़ेह हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अच्छा, आज पेशावर में साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने वुकला कन्वेंशन से भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त दुआ है, मैं 30 साल से जिनके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ वो आज इकट्ठे हो गए हैं। सारी कौम को कहता हूँ कि मेरे साथ खड़े ना हुए तो आपका मुस्तकबिल ख़तरे में है। क्या कहा खान साहब ने, सुनिएगा, देखिएगा। अब एक तरफ इस वक्त मुल्क को 75 साल तक तबाह करने वाली सियासी जमातें हैं और दूसरी तरफ अकेला इमरान खान जो 22 करोड़ लोगों की ज़बान बना हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत का ये इत्तेहादी टोला जो एक दूसरे के ऐबों पर आज पर्दे डाल रहा है, लेकिन इनका माजी अभी पाकिस्तान के अवाम भूले नहीं है, जिसकी एक झलक ये हमारे सेगमेंट में देखिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत अपना असली चेहरा भी देख ले। तो देखिए हमारा सेगमेंट पलट तेरा ध्यान किधर है। फिर इस पे कहना बनता है ना कि पलट तेरा ध्यान किधर है। अब ज़रा बात करते हैं उस नाअहली की जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है, जिसके बाद इमरान खान की कौमी असम्बली की जो सीट है वो खाली करार दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करने के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करना चाहिए, लूटा पैसा वापस लेना चाहिए। क्या कहा मरियम ने, ज़रा पहले सुनिएगा। हाँ, मतलब कि मरियम नवाज ये कह रही हैं, वैसे मैं मरियम नवाज को बस इतना कहूँगी कि यहाँ आपका बोलना तो बनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर तोशा खाना के माजी के खाते खुलेंगे तो पता जाएगा कि 1997 में नवाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तानी हुकूमत का दिया हुआ कालीन चंद रुपए देकर अपने घर की जीनत बना लिया था। जब तोशा खाना के खाते खुलेंगे तो पता चलेगा कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब कतर के वलीअहद का दिया हुआ ब्रीफ केस चंद सौ रुपए में घर ले गए थे। खाते जब खोले जाएंगे तो आपको मालूम होगा, आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब ने 1999 में सऊदी अरब से मिलने वाली 45 लाख की मर्सिडीज 6 लाख रुपए में ली थी। आप थोड़ी सी ना इखलाक की जुर्रत और हौसले का मुजाहरा तो करें, फिर आपको ये मालूम होगा कि आपके बाऊजी ने सऊदी हुकूमत की दी हुई राइफल जो 1 लाख से ऊपर की थी चंद हज़ार रुपये अदा करके चलते बने। मरीम साहिबा, आप अपनी याददाश्त पे ना थोड़ा जोर डालें तो आपको याद आएगा। अबू धाबी के हुक्मरान की तरफ से नवाज शरीफ साहब, आप खुद और बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा को 3 घड़ियाँ तोहफे में दी गई थीं, जिसमें से 2 घड़ियाँ तोशा खाना में जमा करवा दी गई थी और 1 घड़ी आपने चंद हज़ार में निकलवा ली थी। उस घड़ी की कीमत 1999 में 10 लाख से ऊपर थी। आप तो नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के 3 अदवार में तोशा खाना को एंजॉय करते रहे। आप इमरान खान की घड़ी की बात ना करें, आप ना करें। आप बताएं कि वो केस आपको मेरे ख्याल से घड़ी का हिसाब देना पड़ जाएगा। अच्छा, घड़ी से याद आया कि यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कासिम सूरी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। 2 रोज़ से मुल्क में सोग की फ़ज़ा कायम है, जहां हर कोई सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर गमज़दा है, दिल गिरफ्ता है। एक तरफ इस अफसोसनाक वाक़े पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब उन अवामिल पर गौर ज़रूरी है कि ऐसे क्या हालात हुए कि अरशद शरीफ को अपना घर, अपना मुल्क, अपना वतन छोड़ना पड़ा। फिर दुबई से बेदखली के कौन ज़िम्मेदार थे?
इन सब सवालात और दीगर सियासी मामलों में गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा कासिम सूरी साहब। सूरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सूरी साहब, लॉन्ग मार्च चूंकि अनाउंस कर दिया गया खान साहब की जानिब से कि जुम्मे को आगाज़ हो रहा है, इस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरसा हयात तंग कर दिया गया उन पे सदारती अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अपने काम के जरिए खुद को उन्होंने मनवाया, उनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? देखिए, जिस तरीके से रिजीम चेंज इस मुल्क में लाई गई और जिस तरीके से उन चोरों को, डाकुओं को, जिन्होंने 1100 अरब रुपए चोरी किए, पाकिस्तान को मकरूज तरीन किया, जिन पे BBC में दस्तावेजी फिल्में बनी जिनकी चोरियों पर, और किस तरह उन्होंने जो है वो गरीब मुल्कों को लूटा और बाहर जो है एवनफील्ड में अपने अपार्टमेंट्स बनाए, किसी ने जो है सरे महल बनाया, किसी ने जो है स्विट्ज़रलैंड में जाके अकाउंट्स खोले अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो वो तो पूरे पाकिस्तान को पता था। और फिर किस तरह दोबारा एक मुल्क की ईमा पर यहाँ पर साजिश करके, मुदाखलत करके पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत को पैसों के ज़रिए, लोटा करेंसी के ज़रिए कौमी असम्बली में ख़त्म किया गया, हम सबके सामने है। इस दौरान जो मीडिया पे आवाज़ बने वो लोग जिन्होंने इस रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ बोले, जिनको पता था कि ये रिजीम चेंज किस वजह से लाई जा रही है और किस वजह से दोबारा चोरों को मुसलत किया जा रहा है, तो उसमें आपने देखा कि बहुत से मीडिया वाले जो है वो उन चोरों का हिस्सा भी बने मीडिया, और बहुत से वो लोग जो हक और सच के लिए खड़े हो गए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खड़े हो गए। उन्होंने गुलामी नहीं मानी बाहर ममालिक की, और जिस तरह अमेरिका की ईमा पर ये तब्दीली लाई जा रही थी तो वो हक और सच की आवाज़ बन गए। आपने देखा जिस तरह बोल के अंदर, ये डॉक्टर फिजा आप भी लगातार बोलती आ रही हो, आप ही के चैनल्स में समी इब्राहिम हैं, उनको किस तरह बेइज्जत किया गया, उनको जो है वो मारा गया, किस तरह जो है जमील फारूकी को नंगा किया गया, उसको मारा गया, किस तरह एयरवाई बंद किया गया, किस तरह साबिर शाकिर ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गया, किस तरह आपने देखा इमरान रियाज को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, कैद और सोबत की उसने मुसीबतें उस पर लाई गई, किस तरह आपने देखा कि अरशद शरीफ जो हक और सच की आवाज़ बना हुआ था, जिसको पूरा पाकिस्तान सुन रहा था, जो कह रहा था कि ये किसकी ईमा पर हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए, ये 22 करोड़ लोगों को गुलाम मत बनाओ, भिखारी मत बनाओ, ये मुल्क सही सिमत में जा रहा है। लेकिन उसको इतना मजबूर कर दिया गया, तंग किया गया, उसको प्रोग्राम उसके सेंसर करने की कोशिश, ARY को बंद कर दिया गया, मजबूर होके जब जान का खतरा, जब उसको पता चल गया मारने है मुझे, मुल्क छोड़कर गया। आप मुझे बताएं, दुबई में था, किसने उसको पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किए कि उसको डिपोर्ट किया जाए दुबई से? उसको दुबई में भी नहीं रहने दिया गया, वो कीनिया में गया, किसने उसको मारा? आप मुझे बताएं। डायरेक्ट गोलियां लगती हैं, ड्राइवर को कुछ नहीं होता और एक शख्स को निशाना बनाया जाता है। उसका कसूर क्या था? वो सवाल करता था, ये उसका कसूर था। वो पूछता था कि क्यों इन चोरों को बिठाया, ये उसका कसूर था। पूरी कौम पूछती है आज। वो शख्स जो सियाचिन पाक अफवाज के साथ जाता था, वो शख्स जिसका भाई फौज में था शहीद हुआ, जिसका वालिद फौज में था शहीद हुआ, उस शख्स को जो हक और सच की बात करता था, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला गया सहाफत में, जिसके लिए पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया के अखबारों में अरशद शरीफ के कत्ल के बड़ी बड़ी न्यूज़ लग रही हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मेरा दिल फटता है जब एक जमात की जो अपने आप को लीडर कहती है झूठी, उसका आप एटीट्यूड देखो, उसको तकब्बुर उसका देखो, उसका गरूर देखो आप। वो पूरा पाकिस्तान गम से जो है वो डूबा हुआ है गम में, और वो कह रही है कि नहीं जी ये इस तरह करता था। इसको शर्म आनी चाहिए। ये सियासत है, ये तुम्हारी बहादुरी है, ये दलेरी है तुम्हारी। खुद तो डरपोक भाग जाते हो बाहर मुल्क में, जो बेचारा जो हक और सच का होता है चोरियां करके भागते हो, डीलें करके भागते हो तुम, और जो सच बोल रहा होता है वो बेचारा अपनी जान बचाने अगर जाता है तो उसको तुम बाहर मुल्क में भी नहीं छोड़ते हो, तुम उसे डिपोर्ट कर देते हो। किसके साइन है? आज पूरा पाकिस्तान बोलता है पाकिस्तान की तरफ से उसको जो दुबई से डिपोर्ट किया गया, क्यों किया गया? आज उसकी लाश, वो बेचारा शहीद हो गया हक और सच बोलते हुए। मैं उसको सलाम पेश करता हूं आज अरशद शरीफ को कि वो नहीं बिका, वो नहीं झुका,
वो इनकी बातों में नहीं आया, नहीं डरा। उसने देखी हुई थी शहादतें अपने घर में। मैं उसकी मां के जज्बे को भी, बहादुरी को भी सलाम करता हूं कि वो मां कितनी बहादुर है, जिसने इतने बहादुर बच्चे पैदा किए जो पाकिस्तान के नाम पर शहीद हो गए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। वो मां आज भी इमरान खान को कह रही है कि मैं खड़ी हूं अभी भी तुम्हारे साथ, और तुमने इस गुलामी से निकालना है, हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाना है। तो मैं समझता हूं कि अरशद शरीफ आज़ादी का निशान बन चुका है, गैरत का निशान बन चुका है, बहादुरी का निशान बन चुका है, हक और सच की आवाज़ बन चुका है आज। अच्छा सूरी साहब, अब ये जो तहकीकात की बातें हो रही हैं, GHQ ने भी ख़त लिख दिया है, तो क्या नतीजा निकलेगा? ये जो कमेटी कमीशन तो हमारा कौमी खेल बन गया, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट अब तक नहीं आ सकी। देखिए, मैंने खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो मरासला भेजा हुआ है कि आप इस पर तहकीकात करें, किस तरह पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की गई और किस तरह जो है वो पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत को गिराया गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अभी तक उस पर कोई कमीशन नहीं बना। ये जो बातें हो रही हैं हम सबके सामने हैं, ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। वो शख्स आवाज़ था, वो शख्स कह रहा था, आप उसके इंटरव्यू सुनो, आप पुरानी उसकी टीवी की रिकॉर्डिंग्स देखो कि वो किस तरह बाहर मुल्क में भी बैठ के हक और सच की बात कर रहा था। वो नहीं डर रहा था। वो आज उसको भी कमीशन बनाएंगे। ये आप उस बड़ी जमात की उस लीडरा का हाल तो देख लो, उस चोर का, उस झूठी का, उसने क्या ट्वीट पे कहा हुआ है, किस तरह रिट्वीट किया है। इनकी तो ये सोच है। तो इनके होते हुए क्या आप समझते हैं कि जो हक और सच की आवाज़ बना हुआ था उसको इंसाफ मिल जाएगा? और वो खुद ये चोर कौमी असम्बली में बैठ के नैब के कानून तब्दील करके खुद तो अपनी चोरियां बचाते रहे। एक एक नैब के कानून से एक एक चोर को इन्होंने बचाया है। किसी नैब के कानून से जरदारी साहब बचे हैं, तो किसी से शोबाज शरीफ बचा है, तो किसी से इनका ख्वाजा आसिफ और दूसरे बचे हैं। ये तो 60% काबीना खुद नैबजदा है। FIA के केसेस थे इन पे। आज हम पर और तो चोरी नहीं मिली, FIA के केसेस, गद्दारी के केसेस, बगावत के केसेस, दहशतगर्दी के केसेस FIR हैं। आज हर जगह इन्होंने जो है वो जो सच और हक की बात कर रहा है, आज़ादी की बात कर रहा है, नहीं मान रहा है इस रिजीम चेंज को, उसको केसों में फंसाया हुआ है। किसी को 70 साल के आजम स्वाति साहब को आप मुझे बताएं कि वो जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर है। ब्रेक का कहा जाए, शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। कासिम सूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, कासिम सूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा सूरी साहब, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, कहा है कि जी लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ लाहौर के लिबर्टी चौक से होगा। तो क्या तैयारी है तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी आपके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए? हर हरबा इस्तेमाल करेगी हुकूमत आपको नाकाम बनाने के लिए? देखें, पहले भी उन्होंने 25 मई को पकड़ दकड़ शुरू कर दी थी, घरों पे छापे मारे, हमारे जो कारकुन थे उनके घरों पे छापे मारे, हमारे जो लीडरान थे मुख्तलिफ अजला में उनके घरों पे छापे मारे, पकड़ा लोगों को, वकला को पकड़ा। आपने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को किस तरह तोड़ा, सब हमारे सामने है। हम जब आए तो कंटेनर ही कंटेनर रोड इन्होंने ब्लॉक कर दिए। उसके बाद जब पहुंचे तो जो शेलिंग की है इन्होंने, जिस तरह इन्होंने मार कुटाई की है, जिस तरह हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ जवान बूढ़े हकीकी आज़ादी के लिए गैर मुसल्ला पाकिस्तान का झंडा किसी के हाथ में, किसी के हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा, तराने गाते हुए आ रहे थे। और उन पे जो जुल्म की दास्तान इन्होंने 25 मई को की वो हम सब पाकिस्तानियों को याद है। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को, तमाम पूरे पाकिस्तानियों को जो समझते हैं कि मुल्क हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जा रहे हैं इमरान खान, उन सबको निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए। अरशद शरीफ की आवाज़ बनना पड़ेगा हम सबको बेखौफ होना पड़ेगा। और जिस तरह अभी अभी कुछ देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं लाहौर से लिबर्टी चौक से मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। तो हम सब की तैयारियां हैं, तमाम इस्लाम में वर्कर जो है वो मुतहरिक हैं, और जिस तरह हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब हुक्म देंगे हम इंशाल्लाह निकलेंगे
और निकलेंगे पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी को दिलाने के लिए इंशाअल्लाह। इन चोरों से, इन लुटेरों से, ये जो करप्ट माफिया है, सिसिलियन माफिया जो बना हुआ है, इन सब से इंशाअल्लाह इस कौम को आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है। अच्छा सूरी साहब, ये जो NRO 2 की हर जगह बातें हो रही हैं, जिस तरह केसेस माफ़ हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि नवाज शरीफ भी अब वतन वापस आ जाएंगे और इमरान खान को नाअहल करने का जो फैसला है वो इसलिए दिया गया ताकि इमरान खान को नवाज शरीफ के बराबर कर दिया जाए और नवाज शरीफ को हम कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके? देखें किधर वो नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जिसको चोर सा किया भाग गया, इससे पहले भी 1 दफ़ा भागा, 10 साल का एग्रीमेंट लिखा, फिर झूठ बोला नहीं जी मैंने 5 साल का किया है। हैरेरी आया, उसने एयरपोर्ट पे दिखाया और एक प्राइवेट जहाज़ में इनको उठा के ले गए। पूरे पाकिस्तान को याद है वो सारी चीज़ें जो ये हमेशा से चोरी करके फिर NRO इन्होंने लिया। इस दफ़ा फिर जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 2018 से बने, उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं दूंगा NRO, नहीं दूंगा। ये हमसे भी जब फैटफ का बिल था ये यही डील कर रहे थे, इन्होंने शर्तें रख दी थी 35 यही कि NRO हमें दिया जाए, नैब के कवानीन में तरमीम की जाए, जो हमने नहीं मानी। हमने फैटफ का बिल मंजूर किया, इन्होंने आपके सामने बाइकआउट किया, सेनेट में इन्होंने बिल के खिलाफ जो है वो वोट कास्ट किया। आज जब फैटफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया ये मिठाइयां बांट, और तुम तो इसके खिलाफ थे, तुम तो ब्लैकमेल कर रहे थे इस मुल्क को अपनी चोरियां बचाने के लिए। ये NRO 2 लेकर पाकिस्तान को की मईशत को इन्होंने डुबा दिया है। ये छोटे दिमाग के, छोटे सोच के लोग जो इस मुल्क को समझते हैं कि इस मुल्क को लूट कर बस पैसा बाहर ले जाओ। ये जिस तरह इसाक डार ने एफिडेविट पे लिखा हुआ है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की नवाज शरीफ के लिए, अदालत में इसने लिख कर दिया हुआ है, उसको किस तरह वापस सरकारी जहाज में लाया जाता है। यहां पे तो बड़ा जी उसने डॉलर नीचे आ रहा है, आप आज देखें रुपए की फिर कदर गिर रही है। ये मईशत नहीं इनसे सिमलेगी क्योंकि इनका मकसद ही नहीं है मुल्क को आगे लेकर जाना। पाकिस्तान 6.1% की शरह से GDP रेट उसका आगे जा रहा था, हमारा जो है वो ज़राअत 4.4% से आगे जा रहा था, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा था, हम इस मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे, हमारा रेमिटेंस बढ़ रहा था इस मुल्क का। हम जो है हमने टैक्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा 6,100 अरब रुपए इकट्ठा किया, फैक्ट्रियां चलाई, फैक्ट्रियां चल रही थी, लोग खुशहाल थे, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा नौकरियां दी। आते साथ ही इन्होंने जो है वो वही वाली पॉलिसी दोबारा अपनाई, नकले तरीके से डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश, जो नहीं हुआ इनसे। फैक्ट्रियां दोबारा बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने भी देखा ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में हुए, बुरी तरह हारे। अब दोबारा जो कौमी असम्बली में जो ये समझते थे ये सबसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोर सीटें हैं, PDM ये 11 जमाती चोरों का टोला शायद वो सीटें जीत जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 6 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीता। अवाम को पता था कि इमरान खान साहब ने नहीं जाना कौमी असम्बली इस वोट से, लेकिन इस वोट की ताकत से उन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए वोट दिया, इन चोरों के खिलाफ वोट दिया कि इनको हम असम्बलियों में नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान को सही राह पे लेकर जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को नए इंतखाबात की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये उनको इनके घरों में जाके हराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इनकी वफाकी हुकूमत के होने के बावजूद। मैं आपको बताता हूं कि ये चोरियां चोर जितनी भी कर लें, ये NRO 2 लेकर तो बैठ गए, बाहर की गुलामी कर रहे हैं। अवाम रोड पे निकलते हैं, इनको नफरत की निगाह से देखते हैं, इन पे जुमले कसते हैं। ये दुनिया में कहीं चले जाएं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी इनको बुरा भला कहते हैं। नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आके उल्टा भी लटक जाएं, क्या करेंगे इधर? ये क्या कर सकते हैं? इन्होंने पहले क्या किया पाकिस्तान के साथ? चोरियां की हैं। मैं समझता हूं कि अगर फिर कोई बड़ा डाका डालना है इन्होंने तो जरूर आएंगे और डाका डालने की और कौम को बेवकूफ समझने की ये जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन कौम इनको वो जवाब देगी जो ये याद रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी कासिम सूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।